हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज पर बड़ा फैसला होने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में इस समय हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में 45,000 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में विभिन्न श्रेणियों के पद खाली पड़े हैं। अगले 2 सालों के भीतर इन पदों को भरने के लिए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया और जाहिर तौर पर जिस प्रकार से इसी साल 10,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां शिक्षकों की हो रही हैं और इसी बीच ये भी तय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी 45,000 से ज़्यादा विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं, अगले 2 सालों में इन पदों को राज्य की सरकार भरेगी। लेकिन इसी बीच जब प्रदेश में नई भर्तियां यहाँ पर चलती रहेंगी तो जो तमाम कर्मचारी यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं लगातार हर महीने हिमाचल प्रदेश में औसतन 8 से 10,000 कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। उन कर्मचारियों की सीटों पर तुरंत काम कौन करेगा, इस पर मंथन चल रहा है। इसके चलते मौजूदा सरकार ये निर्णय ले रही है कि हिमाचल प्रदेश में क्यों ना कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 58 से 60 साल कर दिया जाए। इसके पीछे सुक्खू सरकार की मंशा जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में 2 सालों के भीतर खाली पदों को भी भर लिया जाएगा और साथ साथ जो कर्मचारी मौजूदा सीटों पर काम कर रहे हैं जिन्होंने रिटायर होना उनकी सेवाओं को भी अगले 2 साल तक जारी रखा जाए। यानी हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 60 साल करने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट जब 58 साल में पूरी हो जाएगी उसके बाद उन्हें 2 साल की उनकी रिटायरमेंट एज तो बढ़ जाएगी लेकिन उन्हें वेतन 60% ही दिया जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पहले 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज का वेतन दिया जाता है उसी तरह से 60% ही रिटायरमेंट के अगले 2 साल तक इन 60 साल तक प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। यानी नई भर्ती पूरी होने तक मौजूदा कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखा जाए। इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है, जो वित्त विभाग का एक आंकलन भी है, ग्रेच्युटी का पैसा जो कि तुरंत कर्मचारियों को करोड़ों के हिसाब से देना है वो पैसा 2 साल बाद देना पड़ेगा। पेंशन भी तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगी लेकिन जब उन्हें 60% वेतन के साथ उनकी सेवा काल को 58 से 60 वर्ष कर दिया जाएगा तो पेंशन भी 2 साल के लिए डिले हो जाएगी और वेतन भी 60% देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि नई भर्ती तक खाली पद भी जो रिटायरमेंट से पद खाली होंगे उसका वैक्यूम भी नहीं आएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती राज्य सरकार ने इस बार टीजीटी बैच वाइज की भर्ती तो युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है लेकिन कोई भी नई भर्ती पहले एडवर्टाइज किया जाता, कमीशन को उसका मामला भेजा जाता, रिक्विजिशन का मामला आता है, परीक्षा आयोजित की जाती है, रिजल्ट बनता है, रिजल्ट निकलता है और किसी भी भर्ती के लिए कम से कम 2 साल का समय लग जाता है। इसके चलते ये प्लानिंग चल रही है, ये चर्चा चल रही है कि क्यों ना हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट 58 से 60 साल कर दी जाए और इसी समय अवधि में नई भर्तियां भी युद्ध स्तर पर उस भर्तियों का प्रोसेस जारी रखा जाए ताकि एक तरफ युवाओं को रोजगार का रास्ता भी खुला रहे और दूसरी तरफ जो विभिन्न विभागों में काम करने की दिक्कत आ रही है उस दिक्कत का भी सामना आसानी से किया जा सके। क्योंकि लंबे समय से पिछले 8-10 सालों से हिमाचल प्रदेश में भर्तियों की रफ्तार धीमी हुई है लेकिन रिटायरमेंट धड़ाधड़ हो रही है और इसका भी सीधा सरकार के खजाने में खर्च पड़ रहा है क्योंकि पेंशन इन तमाम रिटायरीज को देनी पड़ रही है लेकिन नई भर्तियां नहीं हो पा रही है। यही वजह कि मौजूदा सरकार ने वित्त विभाग को इस पर वर्कआउट करने के आदेश जारी किए, इस पर काम करने के लिए कहा है और सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हम नई भर्तियां भी करेंगे और नई भर्तियों का प्रोसेस पूरा होने तक जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी, क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न विभागों में सेवा विस्तार दिया जा रहा है, एक्सटेंशन दी जा रही है, अब इसे पूरी तरह से कानूनी रूप में इस रिटायरमेंट एज को बढ़ाने और इसमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो 60% ही वेतन देने का एक मसौदा यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई ही भर्तियों का प्रोसेस यहाँ पर जारी रहने तक या नई ज्वाइनिंग पूरी होने तक कर्मचारियों को 60 साल तक सरकार मौका देती है या फिर प्रेजेंटेशन में ये मामला लड़ जाएगा। क्योंकि वित्त विभाग को कहा गया कि आप इसका पूरा मसौदा तैयार कीजिए, इसमें देखिए कि कहीं युवाओं की नई भर्ती को दिक्कत ना आए या प्रदेश के सरकारी खजाने को ज़्यादा दिक्कत ना आए। यानी
यानी सरकार चाहती है कि नए युवाओं की भर्ती भी लगातार होती रहे और जो खाली पद है उसका वैक्यूम, उसके कारण कामकाज प्रभावित ना हो। इसके लिए वित्त विभाग को एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा है और ये प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली कैबिनेट में यह तय कर दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक 25 तारीख को होगी, यानी कि एक कल गुरुवार है, इससे अगले गुरुवार को वीरवार के दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। यह काफी रोचक होगा कि रिटायरमेंट एज का एजेंडा अगले गुरुवार की संभावित बैठक में होता है या नहीं, क्योंकि जो गुरुवार को 25 तारीख को 25 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसमें यह प्रमुख एजेंडा हो सकता है रिटायरमेंट एज का। इसके अलावा दूसरा बड़ा एजेंडा कैबिनेट में मानसून सत्र पर फैसला होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी और इसे लेकर भी यह माना जा रहा है कि इस बार भी 6 से 8 बैठकें मानसून सत्र में हो सकती हैं और 16 अगस्त के आसपास, इसके आसपास हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र आयोजित हो सकता है। इस संभावना को, इन तमाम अटकलों पर मोहर लगाने के लिए एजेंडा कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट में से इसकी स्वीकृति मिलते ही यह तय हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र कब होगा, क्योंकि चर्चा विधानसभा सचिवालय से जरूर यह हुई है कि 16 अगस्त के आसपास विधानसभा का मानसून सत्र होगा। लेकिन इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में खाने की सब्सिडी पर भी एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, यानी कि विधानसभा में जिस प्रकार से चाहे वो अधिकारी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर्स हो या मीडिया कर्मी हो, उन्हें खाने पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडाइज उन्हें लंच दिया जाता है, इसको भी सरकार खत्म कर सकती है। यानी कि अब विधानसभा में एक ही दर पर, एक ही रेट पर अब खाना मिलेगा, क्योंकि एचपीटीडीसी जिस प्रकार हर बार वहां पर खाने का प्रबंध करती थी और उस पर सब्सिडी का एक प्रावधान लंबे समय था। हालांकि मौजूदा सुक्खू सरकार ने उन पैसों में जरूर बढ़ोतरी की है, लेकिन अब सरकार का यह मानना है कि यह सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। इसके अलावा देहरा को जिला बनाने की सौगात का एजेंडा भी कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि अब चर्चा यह है कि 15 अगस्त के दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं और यह बड़ी घोषणा देहरा को जिला बनाने की हो सकती है। अगर इसकी तमाम जो संभावनाएं, जो चर्चाएं चल रही हैं, अब देखना यह कि जो 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसमें इसका एजेंडा आता या नहीं आता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों का अगर रिफॉर्म होता तो नए सब डिवीजन बनेंगे, तहसीलें नहीं बनेगी, कानून को सर्कल नए बनेंगे, पटवार सर्कल नए बनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला देहरा को एसपी ऑफिस पहले ही दे चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस दे चुके हैं, सर्किल ऑफिस दे चुके हैं। अब देखना क्या वाकई वहां पर डीसी को बिठाने का भी वहां पर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री 15 अगस्त को करते हैं नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करना होगा तो फिर पहले कैबिनेट में ये एजेंडा लाने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों को, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस 15 अगस्त को बड़ी आस होगी कि उन्हें डीए और एरियर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का 12% डीए लंबित पड़ा हुआ है। उधर जेबीटी की बात की जाए तो जेबीटी का नियुक्ति पत्र फिलहाल एक आध हफ्ते के लिए लटक सकता है, क्योंकि निदेशालय की फाइल जिस प्रकार से सीपीएस आशीष बुटेल को भेजी गई थी उसमें और संशोधन करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अप्रूवल ली जाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कोटखाई के दौरे पर चल रहे हैं और उनके अगले 2-3 दिन के बाद वापिस शिमला लौटने की संभावना है। इसके चलते इसके लिए एक आध हफ्ते का और समय लग सकता है। जाहिर तौर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने बयान में कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम 18 तारीख को नियुक्ति पत्र जेबीटी को प्रदान कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में 1161 जेबीटी को 18 जुलाई को नियुक्ति पत्र देने का शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसके लिए एक आध सप्ताह का और वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश में 255 जीरो स्कूल वाले ऐसे जहां पर कोई टीचर्स नहीं है, उन्हें नए टीचर्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री को भी इसकी अप्रूवल के लिए फाइल भेजी जा सकती है, लेकिन पहले मिनिस्टर्स को ये फाइल अप्रूव करनी होगी, शिक्षा मंत्री को। और शिक्षा मंत्री अगर अगले 2-3 दिनों के भीतर शिमला वापस लौट आते हैं तो उनकी अप्रूवल के बाद फिर फाइल ये मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। यानी कि आप मान के चलिए जितने भी जेबीटी के यहाँ पर दावेदार थे, जिन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि 18 जुलाई को उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, अब कम से कम यहाँ पर एक आध हफ्ते का वक्त जरूर लग सकता है।
3400 प्राइमरी स्कूल जहां पर सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं, उन्हें भी नए टीचर्स मिलेंगे। 755 जेबीटी को पहले ही चरण में सिंगल टीचर में तैनाती मिलेगी। 100 से ज़्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को 94 टीचर्स मिलेंगे। 48 जेबीटी को एक्सीलेंस स्कूल में भेजा जाएगा। इसी फार्मूले से जेबीटी को अब एक सप्ताह, ऐसा माना जा रहा है कि जो 18 जुलाई को डेडलाइन तय की गई थी, एक सप्ताह के बाद इन्हें नियुक्ति का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें, इससे पहले 1018 टीजीटी को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्सपोजर विजिट के बहाने शिक्षकों की पिकनिक पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अब सिंगापुर, केरला या अन्य देश में जाने के लिए शिक्षकों का लिखित टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट पर विदेश जाने की अनुमति मिलेगी। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में टीचिंग दे रहे, पढ़ा रहे शिक्षकों को ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। एक्सपोजर विजिट के बाद शिक्षकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि विदेश जाकर उन्होंने जो एजुकेशन पर सर्वे किया, स्टडी किया, उसका हिमाचल प्रदेश में क्या असर हुआ। दूसरे देशों की शिक्षा को हिमाचल प्रदेश में लागू करने में एक्सपोजर विजिट पर गए टीचर्स ने क्या मदद की। सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं कि मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया को धरातल पर लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में अवार्ड लेने वाले शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य स्तरीय अवार्ड लेने वाले शिक्षकों को 2 साल का सेवा विस्तार मिल सकता है। हम तमाम विभागों में अब एजुकेशन के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम श्रेणियों के पदों पर ये बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट एज पर यहाँ पर आने वाले वक्त पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के अवार्डी टीचर होंगे, उन्हें 2 साल के एक्सटेंशन को लेकर भी यहाँ पॉलिसी में प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के प्रपोजल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर हामी भर दी है। वही सीएम की अप्रूवल के लिए ये फाइल भेजी जा रही है। शिक्षक अवार्ड के लिए 5 साल की परफॉर्मेंस को यहाँ पर आधार माना गया है। रिजल्ट का आंकलन व ऑनलाइन इंटरव्यू उसके लिए आयोजित किए जाएंगे। दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षकों को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। अंक देकर अवार्ड के लिए मेरिट बनाई जाएगी। इस साल सरकार ने 24 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेगी। वही 6 पुरस्कार विशेष श्रेणी के दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 30 जुलाई तक अवार्ड के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब घर बैठे मोबाइल पर ई-केवाईसी की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। इस सॉफ्टवेयर को विभाग जल्द लॉन्च करने जा रहा है। वही उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर भेजकर जल्द राशन कार्ड से आधार को लिंक करने को कहा जाएगा। अभी 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवाने का समय दिया गया, इसकी डेडलाइन रखी गई है। लेकिन 78% लोगों के ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो पाई है। आधार से राशन कार्ड लिंक न होने पर राशन को यहां पर बंद भी कर दिया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद होने का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। फिलहाल ऑनलाइन सुविधा से उपभोक्ता घर बैठे ई-केवाईसी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली से धड़ाधड़ हिमाचल प्रदेश से जुड़े फैसले कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं। पिछली शाम राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कई सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। इस कड़ी में 39 किलोमीटर लंबी रानीताल कोटला और 41 किलोमीटर लंबी घुमारवी जाहू सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मुद्दा भी मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है और सैद्धांतिक रूप से इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें परिवहन का मुख्य साधन है और पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य के लिए कोई भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते विभिन्न राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 172 करोड़ रुपए जारी किए जाए, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने कहा इन सड़कों में कुल्लू मनाली, मंडी कमान, कोटला बजोरा सड़क और चैल गोहर सड़क, पंडो जैसी सड़क मार्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अपने दौरे के दौरान घोषणाओं की गई थी कि केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर के दायरे वाले सभी क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग
मार्गों की मरम्मत के लिए केंद्र धनराशि प्रदान करेगी। सीएम ने कहा शिमला मटोर राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का एक सबसे बड़ा लाइफलाइन है, हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, जो कि राज्य के 8 जिलों को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और समीपवर्ती राज्यों के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मानकों के अनुसार राजमार्गों का निर्माण उचित नहीं है और उन्होंने अधिकारियों को राजमार्गों को 2 लेन मानकों की बजाय 4 लेन मानकों के अनुसार उन्नयन करने के दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मटोर शिमला 2 लेन को 4 लेन के अनुसार बनाए ताकि कम से कम ये हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, 8 जिलों को जोड़ती है। ये पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़ने वाला ये महत्वपूर्ण हाईवे है, इसे कम से कम 4 लेन किया जाए। वहीं सुई सीएम सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालयों के पास लंबित धनराशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य आपदा 2023 के दौरान केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आकलन के अंतर्गत 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मामला भी मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है, जल्द से जल्द इसे जारी कर दिया जाए। आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और हिमाचल के संदर्भ में यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार महिलाओं को, बहनों को, लाडलियों को यहाँ पर 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इस योजना को लेकर लंबे समय से संघर्ष था, ये घोषणा पत्र में शामिल थी, लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से 2 कदम आगे बढ़कर वहां पर एक लाडला भाई योजना शुरू कर दी। महाराष्ट्र में पहले लाडली बहना जो कि पिछले मुख्यमंत्री की एक बड़ी लोकप्रिय योजना थी, अब नए मुख्यमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ऐलान है, महाराष्ट्र की सरकार ने ऐलान कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना की एक योजना शुरू की थी, जिस योजना को लेकर खूब पॉपुलरिटी भी उस सरकार की हुई थी। फिर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1,500 रुपए देने का ऐलान किया गया। अब महाराष्ट्र की सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के अनुसार यहाँ पर 10,000 रुपए ग्रेजुएट को हर महीने दिए जाएंगे। डिप्लोमा वाले छात्र को, जो डिप्लोमा कर चुका होगा, उसे भत्ते के रूप में 8,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि +2 पास को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सीएम एकनाथ की इस घोषणा के बाद इसी साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर इस योजना को देखा जा रहा है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो +2 पास होगा महाराष्ट्र में, उसे शिंदे सरकार हर महीने 6,000 रुपए देगी। जो डिप्लोमा उत्तीर्ण कर चुका होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, उसे भत्ते के रूप में 8,000 रुपए प्रतिमाह देगी और ग्रेजुएट होगा, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी, उसे 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। ये गजब की योजना है क्योंकि अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चौंकाने वाला बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर से 284 करोड़ रुपया मिला है उनसे, यानी कि जो एक प्राइम मिनिस्टर का नौकर है जो वहां पर पानी पिलाने का काम करता था, 284 करोड़ उनसे मिले हैं। और ये हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे, आते जाता उनका नौकर हेलीकॉप्टर से हसीना के घर में मेहमानों को पानी पिलाने का ये नौकर काम करता था। जहांगीर नामक ये नौकर अब पूरी सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे बड़ी बात है, क्या उस पीएम के घर पर तैनात नौकर ने क्या रिश्वत से ये 284 करोड़ की संपत्ति अर्जित की? क्योंकि ये मामला सामने आने के तुरंत बाद पीएम हसीना ने तुरंत इस पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उनके नौकर के पास 284 करोड़ रुपया कहां से आया। ये आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री के घर पर पानी पिलाने वाले व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति जब खंगाली गई तो बैंक में या तमाम संपत्तियों के माध्यम से 284
84 करोड़ रुपया उनसे हासिल हुआ है। हिमाचल प्रदेश की एक बार फिर बात करें तो थाना अंब के तहत ज्वार में 23 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारण के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक ने बीती रात को अज्ञात कारण के चलते ये पदार्थ निगला था। बिगड़ती तबीयत को देख परिजन युवक को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डीएसपी बसुधा सूद ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच चल रही है। ये मामला पूरा क्या है। विदेश में जॉब को लेकर सोशल मीडिया साइट पर विज्ञापन के झांसे में आकर एक व्यक्ति ने लगभग 18 लाख रुपए की राशि फूंक दी, गंवा दी। इस संबंध में ये शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए सरबजोत सिंह निवासी अपर अरनियाला ने कहा कि 28 मई को फेसबुक पर जॉब ग्रुप यूएसए का विज्ञापन देखा और उसमें अपना नंबर डाल दिया। विदेश भेजने के नाम पर अलग अलग कार्य की पोस्ट डाली गई थी। व्हाट्सएप पर उसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया और शिकायतकर्ता से विदेश भेजने के नाम पर दस्तावेज मंगवाए गए। कुछ दिन तक इसी बाबत बात होती रही और उससे कई बार रुपए मंगवाए गए। शिकायतकर्ता द्वारा अब तक अलग अलग तारीखों में लगभग 18 लाख रुपए विभिन्न खातों में जमा करवाए गए हैं, लेकिन अब ये लोग ना तो उसका फ़ोन उठा रहे हैं, ना विदेश जाने की कोई बात कर रहे हैं, ना उनका पता है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगरोटा बगवा में पुराना बस अड्डा के समीप एक बाइकर्स के स्किट होने के चलते उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय संजीव कुमार के रूप में की गई है। संजीव कुमार आज सुबह अपनी बाइक पर पालमपुर से कांगड़ा की तरफ जा रहा था। पुराना बस अड्डा निगरोटा बगवा से थोड़ा आगे जब एक कैंटर गाड़ी से ओवरटेक करने लगा तो सामने से एकदम एक कार आ गई, जिसमें वह बाइक से नियंत्रण खो बैठा। उसने जैसे ही बाइक से कट मारा तो बाइक स्किड हो गई। इस दौरान बाइक सवार सड़क पर जाकर गंभीर रूप से चोटिल होकर वहां पर गिर गया। गंभीर अवस्था में उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। किन्नौर जिला के नुगलसेरी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर आज सुबह काम कर रही एक जेसीबी पत्थरों की चपेट में आ गई। हालांकि उस दौरान ऑपरेटर बाल बाल बच गया। ऑपरेटर को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये लगातार वहां पर घटनाएं हो रही हैं। नुगलसेरी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 बीते एक वर्ष से वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहां पर चालक मौत का सिर पर कफन बांधकर काम कर रहे हैं। खासकर बरसात के मौसम में वहां काम करना जोखिम भरा हो चुका है। पहले भी जगह पर पहाड़ों से चट्टानें गिरकर चलती जेसीबी ऑपरेटर पर गिरी हैं, बाल बाल पर जान बचाई गई है, जबकि एक अन्य जेसीबी ऑपरेटर वहां पर घायल भी हो चुका है। वहीं एक जेसीबी ऑपरेटर ढांक में फंस भी गया था। इसके अलावा कई वाहन पत्थरों की चपेट में आ चुके हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 दलदल और भूस्खलन के चलते सीमांत क्षेत्रों तक सेना व आईटीबीपी जवानों व आम जनमानस को आवाजाही में दिक्कतें वहां पर बड़े स्तर पर पेश आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कल से फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा। 18 से 21 जुलाई के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कल शिमला व सिरमौर में भारी बारिश होगी। 19 जुलाई को 6 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन व सिरमौर में बारिश होगी। 24 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की प्रबल संभावना है। हालांकि इस बार मौसम विज्ञान केंद्र की खासकर इस मानसूनी बरसात की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र की इस बार जो फोरकास्ट किया जा रहा है, जो उनका पूर्वानुमान आ रहा है, वो सटीक नहीं बैठ रहा है। जबकि पिछले साल तमाम जितने भी अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किए गए थे, तमाम अलर्ट उनके सटीक बैठे थे। लेकिन अभी तक ये जो करीब करीब मानसून की एंटर के बाद से लेकर अब तक का जो वक्त बीता है, उसमें मौसम विज्ञान केंद्र की कई ऐसी संभावनाएं, कई ऐसी आंकलन या कई ऐसे पूर्वानुमान थे जो कि सटीक नहीं बैठे हैं। अब ये काफ़ी दिलचस्प होगा जो फिर एक बार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि मानसून एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और कल से भारी बारिश प्रदेश में होगी। खासकर कल शिमला और सिरमौर जिला में भारी बारिश का अनुमान है और 6 जिलों में परसों से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।